Hello, you all lovely buddies, and a very warm welcome on this platform. I am your English educator Pooja Sharma, और मैं ले आई हूँ क्या फिर से एक poem. Yes. So you know that you love me all and I love you all, and we love this nature. We love the beauty of the nature. So this poem, yes, that was a hint for you all. ये hint था कि ये जो poem है ये किसके बारे में है. This is about the beauty, a thing of beauty. So what for you? If I ask you, आपके लिए beauty क्या है? So for every individual, हर एक individual के लिए beauty के अलग अलग aspects होते हैं. If I say कि मेरे लिए beauty is in nature, साइलेंटली स्टेयरिंग एट द स्टार्स, आपके लिए क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ. दैट वेयर यू फील मोस्ट, like where you see the beauty best and where you feel the peace of beauty as well as. तो आपको ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कहाँ आपको लगता है कि ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है, या आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज है. खुद को भी ब्यूटीफुल मानते हो अगर आप, तो अपनी भी तारीफ कर ही लो. यहाँ पे आज एक मौका मिल गया है. बट on this point I would like to take you to the part which is really very important for your exam perspectives, क्योंकि यहाँ पे कुछ करो ना करो पोएट को याद करके जरूर जाना. एंड जॉन कीट्स, लाइक आई सल्यूट. आप भी करेंगे जब आप इनके डिटेल्स पढ़ेंगे. व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी, तो हमने जॉन कीट्स की बहुत सारी पोएम्स रीड की थी. तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, बिकॉज हम लोग ना सोचते हैं हमारे पास में ये रिसोर्सेज नहीं, वो रिसोर्सेज नहीं. एट वेरी यंग एज इन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सी पोएम्स लिखी हैं. ही वॉज अ रोमांटिक पोएट एज वेल. अब तुम रोमांटिक पोएट का नाम सुन के सोचोगे कि हमारी तरह शेर व शायरी फेंकते हैं, इधर से उधर कॉपी पेस्ट करते हैं. नहीं, ये वो वाले पोएट नहीं थे. रोमांटिक पोएट जो होते हैं, दे आर मोर इन लव विद द नेचर, विद एनिमल्स and these beautiful things around us. तो ये भी रोमांटिक पोएट में से एक थे. एंड जॉन कीट्स के बारे में और फटाफट से देख लेते हैं हम. दैट ही वाज एन इंग्लिश पोएट ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स. रोमांटिक पोएट्स को मैंने क्लियर कर दिया है कौन होते हैं. जो नेचर से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, उनको नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं. अच्छा, आपको डिटेल मैंने थोड़ी सी इनके बारे में और बताइए, रोमांटिक पोएट्स के बारे में, बिकॉज हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट इफ यू वांट योर आंसर टू बी इम्पैक्टफुल, टू एनहांस दैट, तो आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं. कि एक ग्रुप था एक्चुअली, उसमें यहाँ पे लाइक लॉर्ड ब्रायन और पीबी शेली जिन्हें कहा जाता है, ये इन तीनों का एक ग्रुप था. ओके, हिज पोएम्स हैड बीन इन पब्लिकेशन फॉर द लेस देन 4 years व्हेन ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी 25 साल की उम्र में, दैट मींस व्हेन ही वाज ओनली 25 years old, तो उनकी डेथ हो गई थी. एंड आफ्टर दैट, जैसे हम क्या कहते हैं, पोस्थोम्यसली, आपको याद रखने हैं कुछ ऐसे वर्ड्स. पोस्थोम्यसली वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है आफ्टर डेथ के लिए, राइट. सो आफ्टर दैट जो है इनको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली. हालांकि पहले भी थी, ये पॉपुलर थे, इन्होंने नेचर के बारे में जितना कुछ लिखा था, तो इसलिए रोमांटिक पीरियड ही शुरू हुआ था पूरा. लेकिन उसके बाद में भी ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली अबाउट हिज वेरी different way to write about the nature. एंड और क्या चीजें हैं, ये जो पार्ट है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें से मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको. मैंने सारी चीजें डिस्कस की है. दैट ही वाज लाइक बोर्न टू बी अ सर्जन. उनको बनना तो क्या था, सर्जन बनना था. उनको ट्रेनिंग मिली थी सर्जन बनने के लिए. बट जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स हैं, उनको बताया दैट उन्होंने अपने आप को किस लिए, पोएट्री के लिए पूरा डिवोट कर दिया. होता है ना, जैसे आप भी, यू आर इन क्लास 12th एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग कि अभी आप लोगों को क्या स्ट्रीम लेके आगे बढ़ना है, एंड व्हाट यू वांट टू फिगर आउट, लाइक एवरीथिंग इज ऑन द वे. बट देन व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, मेनली ज्यादातर देखा गया है, आफ्टर ऑल स्पेंडिंग ऑल 5 years they got to know that no, it was not what I really looking for. So वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते. तो इन्होंने भी ट्रेनिंग किसका लिया था, सर्जन बनने का लिया था. बट देन ही रियलाइज दैट नो, ही इज मोर इनटू पोएट्री. उनको तो पोएट्री में मजा आता है. देन कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स. मतलब जो रीडर्स को पकड़ लेता है ना, मैम एक टीचर के पास में क्या पावर होती है, कि टीचर अपने बच्चों को कैसे पकड़ के जकड़ के सारी चीजों को इजी वे में अच्छे से समझा दे, और बच्चा सुनने को भी उतारू रहे. लेट मीन लाइक इट इज गोइंग टू बी द लाइक बोथ हैंड्स, ऑन द बोथ हैंड्स ये होना चाहिए कि टीचर भी समझा रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, एंड इट इज इम्पैक्टफुल एज वेल. सिमिलरली जो भी कीट्स लिखते थे ना, वो बहुत डिलाइटफुल होता था, और रीडर्स ना बड़े मजे से, बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए उसे रीड करते थे. एंड लाइज प्राइमरी इन हिज गिफ्ट्स फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. नाउ द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट. जो हमारा पार्ट है कौन सा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट. यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्सर्प्ट, आप अपने आंसर्स में भी लिखेंगे दैट एक्चुअली
सिमिलरली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है दैट इज दैट ये किससे लिया है, एंडोमेन से लिया गया है। इनकी एक्चुअली एक बहुत सारी वॉल्यूम थी, उसमें बहुत सारी पोएम्स थी, उसमें से एक पोएम थी दैट वाज एंडोमेन, और उसी में से एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब आपको इतना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, हालांकि मैंने तो अपने मास्टर्स के टाइम पे ये पूरी रीड की थी। अ पोएटिक रोमांस, ये क्या है, एंडोमेन अ पोएटिक रोमांस, एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन व्हाट, ग्रीक लेजेंड इन विच एंडोमेन एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड होता है। एंडोमेन कौन होता है, एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड होता है, एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। याद रखना इन जगहों का नाम, जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिंथिया द मून गॉडेसेस, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज एंडोमेन, एंडोमेन हु इज ही इज अ यंग shepherd, beautiful young shepherd, and the second name was Cynthia, and Cynthia was the moon goddess. Now the enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. That means it's all like what we read about a travel ag we read about, or when we see all these kind of things. So similarly यहाँ पे भी they are seeking, एक शेपर्ड के बारे में बताया जा रहा है, एंड सिंथिया जो कि मून गॉडेस का नाम है उनके बारे में बताया गया है, एंड हाउ ही वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। ये पूरी बहुत डिटेल में है, दो आपको याद जो रखना है वो ये सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे किया है। फर्स्ट आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, बी क्विक इन कमेंटिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। यू कैन जस्ट ओनली राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच इट इज एग्जर्प्टेड, दैट इज एंडोमेन। हु वाज एंडोमेन, यहाँ से आप अपना एक पूरा वेब बना लो कि एंडोमेन नाम आया, एंडोमेन कौन था, एक ब्यूटीफुल शेपर्ड। अच्छा देन एंडोमेन था तो क्या था, सिंथिया भी था, एंड व्हाट वाज दैट, इट वाज अ मून गॉडेस नेम। तो ये हो गया, बस हमारा आंसर रेडी हो गया ना। आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी करना है, लेकिन आपको एक शॉर्ट वे तो होना चाहिए। सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट, एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द पोएम। This poem is really imagery based. अगर आप सारी beautiful things को अभी इस क्लास में अपनी दुनिया में जो चल रही है तकलीफें सब भूल जाओ, है ना, और हम सारी चीज़ों को इस तरीके से गैदर करेंगे in our mind that it's beautiful world. Everything we are surrounded by, it's beautiful. We are just neglecting and ignoring, and we are more getting despair and unhappy, thinking of all the negative traits around us, right? So what we are doing basically, we are neglecting the beautiful nature, and we are more focused on which is not good, which is not giving us a good vibe. So यहाँ पे ये जितनी सारी चीजें उन सबको भूल जाओ, what is the negativity भूल जाओ, है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा, and just I really want to that you go into the depth of the realization and the imagery कि आपको ऐसा वर्ड एक्चुअल में अपने सामने विजुअलाइज कर सको। Word by word I will tell you, and then we will know about the theme as well. We will know about rhyming scheme as well as the poetic devices, MCQs और वो long detail answers तो मैं करवाती ही हूँ। So end तक बने रहना है, you have to be till end, and before that what you have to do is like it, share it, and do comment it and let me know. Okay, so let me read this, and I'll be still away for that because you can see this beautiful gift only for you. Okay, मेरी तरफ से ये present समझ लो आप लोग। So the thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow we breathing a flowery band to bind us to the earth. Now, if you really want to look about that, कि हम बात जब कर रहे हैं कि what are these words and what it means. See, when we talk about all these things here, it represents that it is a thing of beauty and it is a joy forever. So that means कि ये जो beauty है, it's joy forever. It is endless. आपके लिए ये infinite है. Forever है यानी infinite. BFF, best friends forever. Like that it is. What it is, यहाँ पे बात की जा रही है about the beauty. कि beauty क्या है? It's a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass. So here ये बताऊंगी तरीका that how they have used the enjambment, वो आपके लिए बता दूंगी मैं, so that its loveliness increases. और ये जो beauty है इसकी loveliness है, always it increases, never it decreases. Like आप जिस भी चीज को एक बार पसंद कर लेते हो तो आपको वो हमेशा चीज पसंद ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, बट यू लाइक दैट, राइट, यू रियली गेट कनेक्टेड विद दैट, यू लाइक दैट एंड यू नेवर थिंक नेगेटिव अबाउट दैट. ब्यूटी इज ऑल्सो दैट वे, इट इज प्रेजेंटेड इन दैट वे इन नेचर, एंड विच एवर वे वी लुक एट द ब्यूटी, हमें वो हमेशा पसंद आता है चाहे वो कुछ गड़बड़ भी कर रहा हो. ओके, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, एंड द नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब्स दैट इट विल नेवर गेट डिक्रीज एज वेल एज इट विल नॉट
गेट जीरो, द जीरो पार्ट तो होगा ही नहीं, नथिंगनेस में तो आएगा ही नहीं, बट विल कीप और हमेशा ये क्या होगा, इंक्रीज रहेगा. A bower quiet for us and asleep. Now they have given some examples. You can see there are some examples given in this. Like that's why I have this picture. आपको लगेगा हर एक जगह मैंने आपके लिए स्पेशली पिक्चर क्यों लगाई है, because there is some relation between the lines and the picture here. So it is a bower. Bower is a like a shade area. जो शेडी एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, बावर कहा जाता है. पेड़ के नीचे, जिसे हम इन हिंदी वी कैन से कुंज, पेड़ के नीचे एक ऐसी जगह जहां पे शेड्स है एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड. सो इमेजिन दैट यू आर रनिंग इन समर डेज, आप बहुत तेज से कहीं से भाग रहे थे, कर रहे थे. अभी तो तुम लोग क्या करते हो, आई नो दैट नोबडी हैड कि पेड़ के नीचे जाकर के बैठ के हवा खाते हैं, हम नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, एसी या कूलर ऑन करके सामने से बैठ के जो आनंद की प्राप्ति लेते हैं, द वे वी फील्स दैट. सिमिलरली ये यहाँ पे बताया गया है, उसी आनंद को सोचते हुए, उसी प्लेजर को ध्यान में रखते हुए, यू जस्ट थिंक दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड दैट bower is giving you immense happiness. Okay, so a bower quiet for us and asleep, और ऐसा मतलब हो जाए कि हमको तो वहां पे नींद ही आ जाए. Full of sweet dreams and what we want always, like है ना, हम तो प्रे भी ऐसा करते हैं, भगवान ना सपना अच्छे से दिखा देना, डरा के मत उठा देना. मैं तो ऐसा मतलब सोच लेती हूँ कभी. So full of sweet dreams. So this when we get sleep, तो ये क्या होती है, पूरी sweet dreams होनी चाहिए. साथ ही साथ में what we wish for good health as well. हम क्या सोचते हैं, पहला सुख निरोगी काया. That means firstly we should be well healthy enough and then we can get the wealth as well. हम लोगों को wealth भी मिल जाएगी if we are healthy enough and we can sustain in this world. And quiet breathing. So I hope that this is all clear, very easy but deep to understand. Okay, you are going word to word, that's really okay, but you have to deeply understand the meaning, that what they are really connected to. Therefore on every morrow, okay, what is morrow, agar main iske aage to laga do, that is tomorrow. So morrow means day after. Okay, morrow means kal, aane wala jo kal hota hai. So morrow is a word which tells us about the word, the day which is going to come. So therefore on every tomorrow, every morrow, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. And that's why क्या कहा है, हर दूसरा दिन जो है वो हमारे लिए क्या है, we are wreathing and a flowery band, and it's like feeling like a flowery band. अब ये पूरा एक साथ जाएगा, wreathing a flowery band. Okay, ये इंजैपमेंट होता है कि आधा वहां पे लिखा है, आधा यहाँ पे लिखा है. It is like wreathing a flowery band to bind us, जो हमें क्या करे, पकड़ के रखे, हमें एक दूसरे के साथ में रखे, related to and attached to the world rakhe. Okay, so wreathing flowery bands is actually used as a metaphor. What it is used as? It is used as metaphor. रूपक की तरह, that is called as metaphor. Metaphor की तरह इसे यहाँ पे use किया गया है. That how lovely flowers we can see here. Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon. So, if you read this line when you are in a very bad mood and going through very, like I can say that suffering and all, so you can get yourself away. आप उस जगह से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हो, like when you are in very bad mood, so what happens that आपका best friend या आपका कोई भी अजीज जो होता है, they take you out from that, आपका जो एक बन जाता है नेगेटिव सा आपने बना लिया है, आप बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपको कॉल वॉल करके या आपके जो भी स्पेशल वंस है, they will take you out from that, right? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि you can take yourself out if you just think, don't think about all these things and look at the nature. यही चीज इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे एक्चुअली बताया क्या जा रहा है. They really want to, like John Keats really want to say that spite of despondence, of the inhuman dirt, मतलब जो हमारे अंदर क्या है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हैं, जो कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और उसी में क्या रह जाते हैं, घूम. Of noble nature, of the gloomy days, यानी कि जब हमारे gloomy days हैं, right? तो ये जब उस वक्त की बात बता रहे हैं कि when you are going through your downs, और जब आप अपने gloomy days की बात करते हो, of noble nature, आप उस वक्त किसकी तरफ जा सकते हैं? You can think of noble nature, कि कितना प्यारा nature है, that nature is not taking anything from us and we are just only taking
एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर। तो नेचर के साथ में अपनी कनेक्टिविटी देखो, नेचर को देखो, कितना ब्यूटीफुल नेचर है ये। of all the unhealthy and over darkened ways, जितने सारी अनहेल्दी चीज है और आपके दिमाग में अगर कुछ अनहेल्दी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिव ट्रेट्स आर जस्ट गेटिंग हियर, वो थोड़े से ऐसे स्प्राउटिंग हो रहा है नेगेटिव थॉट्स का, या फिर ओवर डार्कन्ड वेज है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सारी चीजें हो गई हैं, चलो ये सब कुछ गड़बड़े चल रही हैं, है ना, सारी चीजें आपको लग रही है ये भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, एंड नथिंग इज गोइंग माय वे, सो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल। उस वक्त उस बुराई से आप कैसे दूर जा सकते हो? यू कैन जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटी मूव्स अवे द पैल, एंड फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स एज वेल, जो हमारी डार्क स्पिरिट्स हो चुकी हैं, यानी कि हम जो हमारा जो सोल है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी से घिर चुका है, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन अवे बाय दीज मूव्स। सच द सन, अब देखो आप क्या प्यारा सन है, एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे अगेन, दैट सच द मून, trees which are old and young and sprouting a shady boon. Okay, so this is the example that how you can help yourself out when you are feeling a little bit sad, upset and like that, gloomy, तो आप नेचर की तरफ देखो, एंड नेचर देखो, डेफिनेटली इट हैपेंस दैट या तो आप छोटे बच्चे को हंसते हुए देख लो, या फिर आप नेचर में जाओ, आप अपने आप को उस जगह से, I know I can really relate with you because मैं भी तुम्हारे जैसे ही बड़ी हुई हूँ, है ना। So this is the age where you feel like nothing is according to us, not family supporting us, not family, and not we are like getting involved and more indulged with the peers we have। तो हम ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एकदम अलग ही situation में होते हैं, of which I can't like say here in detail, but yeah, I know that. So whenever you are going through all these negative traits or dark gloomy spirits, then you can do what? आप जब भी dark spirits feel कर रहे हैं, dark हो रहे हैं और dark बातें कर रहे हो, that time you just look at any beautiful thing, and I can say that nothing is more beautiful than you yourself. Okay, let's move ahead and read this. For simple sheep and such are daffodils, though these are not daffodils. And you know, there is a poem as well which is written by Wordsworth, and he had written a poem on daffodil, Wordsworth। अगर हालांकि यहाँ पे आपको daffodils के बारे में नहीं पूछा है, but I really know and I really want कि CBSE में ना स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ जाएं, that daffodils से रिलेटेड आपको कुछ पूछ लिया जाए, इन डिटेल आपको बताना हो तो। So daffodils is actually a poem which is written by Wordsworth, and it is a kind of a flower. Okay, daffodils क्या है? एक kind of a flower है, it is a kind of a flower. So what's written here? That for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. So here, what is written here? Basically, they are just here telling us about, and they want us to think about all these things. They are here giving these some examples of beautiful memories, and they want us to cherish them as well, right? They have given some clear examples here, like how musk rose blooms and clear rills are there. So these are so detailed examples that where you can find what? You can find beauty in the nature. So यहाँ पे क्या बताया गया है? That for simple sheep and such are daffodils. बहुत सारे examples दिए गए हैं यहाँ पे, and all these examples are given just कि आप क्या क्या nature में देख सकते हो और क्या क्या beautiful things you can find it out in nature. Against the hot season, की मतलब कि hot season है, बहुत जो summers वाला season है, उसके बावजूद भी what you can find? The mid forest break you can find there. Rich with a sprinkling of a fair musk rose, और वहाँ आप क्या देख सकते हो? बहुत ही प्यारा रोज जो है वो क्या कर रहा है? दैट इज ब्लूमिंग, खिलते हुए। आप उसको चाहे कितना भी तेज गर्मी है तो भी आप वहां पे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स को क्या कर सकते हो? देखते हो कि वो ब्लूम हो रहा है। एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स इफ आई टेल यू? तो हम बात करते हैं वो जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा काम अच्छा किया है फॉर द नेचर एंड फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं, फॉर द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा किया है एंड दे हैव मेड समथिंग स्पेशल और ट्रेट्स लाए हैं अपनी लाइफ से, तो उनकी रॉयल्टी को भी अगर हम देखें, वो रॉयल चीज़ों को अपने आंखों के सामने ले आए, दैट ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, तो हमारे लिए बहुत प्यारा होगा।
Next is, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. ये इन्हीं के बारे में बता रहे हैं. Grandeur और the dooms का मतलब हम अगर बात करें कि उन्होंने, अब यहाँ पे देखो mighty dead, मैंने हालांकि कुछ कुछ जगह नहीं बताया, मैं बताती हूँ यहाँ पे है, दैट इज माइटी डेड. अब माइटी एंड डेड, देयर आर टू वर्ड्स हियर एंड दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि जहां पे दो वर्ड्स है वो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, अपोजिट आंसर दे रहे हैं. ओके, कंप्लीटली अपोजिट हैं कुछ दो वर्ड्स, उसके लिए यूज किया जाता है ऑक्सीमोरॉन. ओके, सो हियर इट इज माइटी डेड. ओके, एक तो माइटी भी बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा माइटी है एंड साथ ही साथ में डेड है वो, तो डेड के साथ में माइटी, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रास्ट. ऑल लवली टेल्स एंड वी हैव हर्ड और रेड, और जितनी भी सारी हमने आज तक टेल्स जो सागाज है उनको सुना है या पढ़ा है कहीं ना कहीं उनके बारे में. एन एंडलेस फाउंटेन इज देयर स्टिल. एक ये जो फाउंटेन है, ये क्यों लाई हूं मैं आपके लिए, सो दैट आई कैन टेल दैट ये जो फाउंटेन है इसके अंदर से क्या निकल रहा है, एक इमॉर्टल ड्रिंक निकल रही है. इमॉर्टल मतलब कि जिसका कभी एंड नहीं हो सकता है, तो इट इज एन इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस. और ये जो इमॉर्टल ड्रिंक यहाँ से निकल रही है इस फाउंटेन से, ये हमारे ऊपर घिर रही है. इट इज पोरिंग ऑन अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. और कहाँ से आ रहा है ये इमॉर्टल ड्रिंक? इट इज कमिंग फ्रॉम हेवन ओनली, डायरेक्टली फ्रॉम द हेवन. ब्रिंक मतलब होता है द एजेस वाला पार्ट, तो हेवन से डायरेक्टली ये इमॉर्टल ड्रिंक आ रहा है एंड इट इज प्लेस्ड हियर इन द फाउंटेन एंड थ्रू विच वी कैन जस्ट टेक द शावर्स एंड एज वेल एज द ब्रीज ऑफ इट एंड मेक आवरसेल्फ हैप्पी बाय लुकिंग अस इनटू नेचर. हम ये सारी चीजों को नेचर में देख के अपने आप को लाइक वी कैन फील गुड एंड वी कैन फील कि हमारा नेचर कितना अच्छा है, बजाय कि ये सब गंदगी है, वो सब चीजें हैं. वी जस्ट ओनली थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स. वी शुड थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी एंड वी शुड सराउंड आवरसेल्फ विद द पॉजिटिविटी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस poem and I hope that you love this idea. The poet only repeats the idea of always having the permanent impressions that are left by nature. So nature जो है वो हमें क्या क्या देता है, उन नेचर का क्या 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 चीजें हैं जिनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. यू हैव टू, ओके, वन क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन आता है, लिस्ट कर लो तुम. आया क्वेश्चन क्या? लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. मुझे इतना बता दो बस इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. एग्जाम्पल्स यूज हियर एंड गिवन बाय द जॉन कीट्स. अगर आपको लिस्ट पूछा जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे ब्यूटी को आइडेंटिफाई करने को बोला है एंड दे हैव डिस्क्राइब द ब्यूटी, तो आप मुझे फटाफट से ये इसी वक्त अपना एग्जाम्पल बता दो. मूविंग अहेड विद द थीम पार्ट हियर. क्या है थीम, इसका क्या बताना चाहते हैं ऑथर हमें इन सारी चीजों से? सो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो देखो, ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी आपको. जब हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स के इस पोम के बारे में, तो सबसे पहले तो जॉन कीट्स हमें बताते हैं व्हाट ही टेल्स अस अबाउट, यहाँ नहीं लिखा है, दैट लेटिंग यू नो कि जॉन कीट्स जो है वो हमें बताते हैं दैट हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज एंड इट इज ओनली गिवर. नेचर जो है वो सिर्फ हमें दे रहा है, हमसे कुछ ले नहीं रहा है. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नेचर इज गिवर. ओके, यहाँ लिख देती हूँ दैट नेचर इज गिवर. ये हमें पता चल रहा है इस पोम से. तो ये पोम हमें बता रही है दैट नेचर इज अ गिवर एंड दिस गिव क्या करता है, देता क्या है, जॉय फॉर एवर. याद रखना है यहाँ पे दैट द नेचर गिव्स अस जॉय फॉर एवर. देन व्हाट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन से इज दैट इट इज एंडलेस. क्या है ये? इट इज एंडलेस, नेवर इट ends. ये यहाँ पे दो पॉइंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोएम एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर आंसर एज वेल. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हो गए. अब चलो थीम बता देती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आस्क सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, इन एनी वे इट कैन बी आस्क. तो क्या पूछा है, ब्यूटी नेवर डिमिनिशेस और फेड्स. ब्यूटी कभी भी डिमिनिश नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, या फेड नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगा. ओके, मूविंग अहेड, राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो दैट इज AABBC. ये याद रखना है आपको दैट द राइमिंग स्कीम ऑफ a thing of beauty is AABBC. And then we have is poetic device. Poetic devices में many people say that ma'am what is metaphor called in Hindi and all, so that's why I have this here. If you don't want to just skip it. Metaphor का use हुआ है, metaphor के साथ में alliteration का बहुत बार use हुआ है. Alliteration के I can give you example. Let's move to the example here. देखो alliteration का कहाँ कहाँ use हुआ है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे. Noble nature is used. Where we get the answer of her.
इट इज नोबल नेचर इज व्हाट, अलिटरेशन. नोबल नेचर क्या है, अलिटरेशन की तरह एन का यूज हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज नोबल नेचर. एंड नोबल नेचर का क्या होता है, एन का यूज हुआ, दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज अलिटरेशन. इफ वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन हमने क्या देखा है वहां मत देखिएगा आप. ओके, नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट इज, जो हम नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका यूज हुआ है, मेटाफोर का यूज हुआ, एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन. आई फॉरगॉट टू राइट दैट, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है. पर्सोनिफाई कहाँ किया गया है मैं बताती हूँ, देखो पर्सोनिफिकेशन का यूज देखेंगे हम. पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ इन ह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर. तो ये पूरा क्या बताया है, इन ह्यूमन बताया है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है. मैं यहीं से आपको बताती जाती हूँ. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी हियर ओनली. जैसे मैंने माइटी डेड का यूज बताया, दैट माइटी डेड इज व्हाट, इट इज एन ऑक्सिमोरॉन. देन वी टॉक अबाउट द ग्रैंडवर ऑफ डूम की बात की हमने. यहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट इट इज कॉल्ड एज इमेजरी, जहां पे हम रॉयल्टी को अपने आंखों के सामने, रॉयल पीपल को देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इमेजरी. हियर यूज ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स इज इमेजरी पार्ट यूज्ड हियर. एंड देन वी कैन मूव अहेड विद wreathing flowery band. Wreathing flowery band, where it is, yes, wreathing flowery band, and it is called as a metaphor. मैंने बता ही दिया है, चलो आपको तो हो गया. Immortal drink की बात करें तो again immortal drink is what, it is an imagery here. Immortal drink को भी हमने क्या किया है, imagery की तरह यहाँ पे लिया. So I have told everything here. जितने थे सारे poetic devices मैंने आपको बता दिए, else they are written here as well, so you can use it and learn it from here. Now I hope that this poem, which is really really important and it has really deep meaning, तो आप इसको बार बार करिएगा. If you are going through all the poems for 1 and 2 times, then you need to go through this poem for 4 to 5 times actually, because it's important. As well as जब हम समझने की कोशिश करते हैं तब जितनी बार you will read it, how many times you read it, so it depends that कितनी बार आप कितनी सी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, you will get the different meanings every time. Moving ahead and asking you, are you all ready? क्या बताओ मुझे comment section में, आप सभी ready हैं for the questions I am having here for the most important poem you have in your syllabus? So are you all ready? 3, 2 and 1. Let's go with the first question here. What is the first question? It says what is the central concept. अब देखो आइडिया पूछे, थीम पूछे, सेंट्रल कंसेप्ट पूछे, सारे के आंसर, तो यहाँ से आपको यू आर गेटिंग द लॉन्ग आंसर एज वेल. लॉन्ग आंसर भी बना सकते हैं. द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियल पोजेशंस. नो, मटीरियल पोजेशंस के बारे में तो बताया ही नहीं गया है यहाँ पे. द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड हैप्पीनेस एंड द वैल्यू ऑफ इटर्नल लव. So you tell me in the comment section. मैंने एक आपको भी तो क्रॉस करके बता दिया है. It is the telling or the connection between the nature and happiness or the value of eternal love or the fleeting nature of beauty. आप मुझे बताएंगे comment section में quickly. And the next question is, what does the poet say about the beauty of the sun and the moon? यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, the sun and the moon, then the trees which are short and long, and the roses which are bloom. तो ये examples as it is आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं. Similarly like here that the question पूछा गया है that the sun and the moon किस तरीके से यहाँ पे ब्यूटी के बारे में बताया है. They are ordinary and unremarkable, or they bring darkness and sadness. C is they provide energy and inspiration, and D they have no impact on human life. Correct answer you can see the C one is that they provide energy and inspiration. You know कि हम जब moon की बात करते हैं, earth की बात करते हैं, तो how they are they are having that exemplary like what I can say, इस तरीके का एक सोर्स होता है जो सोर्स हमें इंस्पायर करता है ऑफ लिविंग एंड ऑफ गिविंग एज वेल. मूविंग अहेड, व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोएम. इस पोएम के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है कि क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हमें प्रोवाइड कराती हैं. नाउ अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, थोड़ी देर का हैप्पीनेस है, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर जब उदास होते हैं थोड़ी देर फोन चला लिया, या फिर हमने वी हैव आस्क्ड टू हैव अ न्यू PS4 लाइक दैट और व्हाटएवर. देन लास्टिंग जॉय एंड टाइमलेस मेमोरीज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर B1. टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम चल दिए कहीं पे, निकल के आ गए, घूम के आ गए, आने के बाद में व्हाट वी हैव डन, वी आर द सेम, राइट, वी आर द सेम, एंड अगेन हम उस बैड मूड में चले जाते हैं. सो दिस इज नॉट अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड देन मटीरियल वेल्थ इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो हियर B1 इज द करेक्ट.
Moving ahead with the long detailed answers which are important for your exam. See, ये यहाँ पे important है क्योंकि जब मैंने ये examples के through बताया that what images does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth. That means it has the list as well, it has the gist of the poem as well, it has everything which can be asked. So ये answer you can learn it like that. The poet uses the images of an endless fountain. So first one is described as endless fountain which showers bounties on earth. He calls this an immortal drink. इसी fountain के लिए बताया that it is called as immortal drink from the heaven. Then the sun and the moon. So second one here starts the sun, the moon and the trees and the daffodils and the lush green forest and streams. So यहाँ से second का पूरा list start हो जाता है. And streams all reflect the beautiful bounties which God has given us, but we are not looking at them. I hope कि आप अब से थोड़े ज़्यादा observant ho jaye and start noticing the things which beautifully are present nearby us and find beauty in within. Okay, now next question is, how is a thing of beauty a joy forever? How we can say that a beauty can bring a joy forever? Okay, so the thing of beauty is a joy forever because it is a permanent source of joy and inspiration and leaves a lasting impression on us. The pleasure and happiness given by it never fades away but keeps on increases. And if you can learn the lines, the first two opening lines of the poem, तो वो दो poem की जो first two opening lines है, you can write it here as it is and then you can explain it as well. अगर आप इतना कर सकते हैं then well and good है, a salute from my side for you. And on this note, we are going to say what? I am here for the poem and it's completed with the theme, with the poetic devices, with the questions and the summary and detailed meaning as well. So on this note, I would just say that have a beautiful life ahead and thank you. Bye-bye.